17 जून दिन शुक्रवार बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। फौज अगर कॉन्ट्रैक्ट पे होगी तो ये देश कभी चलने वाला नहीं। 4 साल के बाद जो अब 25% लेंगे उसमें हम लोग कैसे मान लें कि उसमें धांधली नहीं होगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तेलंगाना में 1 की मौत, 14 घायल, बिहार में 1 पुलिसकर्मी जख्मी, कई और राज्यों में भी उग्र विरोध। रेल मंत्री ने की शांति की अपील, घर पर हमले के बाद विपक्ष पर बरसी बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई है। इसमें कितने आतंकवादी हैं, तो हम आतंकवादी भी कह रहे हैं, उनका सख्त सजा होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उम्र सीमा बढ़ाने से युवाओं को फायदा। थल सेना प्रमुख बोले, योजना देश हित में। अगली 2 दिन में सूचना या नोटिफिकेशन घोषित किया जाएगा। इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। सुनवाएंगे वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज की समीक्षा, बात खेल की दुनिया की भी करेंगे। लेकिन पहले अंजुम शर्मा से जान लेते हैं पूरे दिन का हाल। चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ग्लोबल टेरर लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने फिर वीटो कर दिया है। भारत और अमेरिका मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए साझा प्रस्ताव लाए थे। चीन के वीटो के बाद इस प्रस्ताव को झटका लगा है। मक्की लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी रिश्तेदार हैं। श्रीलंकाई सरकार ने गैर आवश्यक सेवाओं यानी नॉन एसेंशियल सर्विसेज में लगे कर्मचारियों को 2 सप्ताह के लिए घर से काम करने के लिए कहा है। साथ ही स्कूलों से भी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कहा गया है। श्रीलंकाई सरकार ने यह फैसला ईंधन की कमी के चलते लिया है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के चलते श्रीलंका ईंधन आयात के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार का कहना है कि अगले 2 हफ्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं। श्रीलंका ने ईंधन खरीदने के लिए भारत से और वित्तीय सहायता मांगी है। जापान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में दुर्घटना के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च को आया भूकंप सरकार की अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कोर्ट 4 अलग-अलग मुकदमों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें तर्क दिया गया था कि अगर सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने का आदेश दिया होता तो दुर्घटना से बचा जा सकता था। यूरोपीय यूनियन ने सिफारिश की है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले आवेदन में ऑफिशियल कैंडिडेट का दर्जा दिया जाए। ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने संवाददाताओं से कहा कि यूक्रेन ने यूरोपीय मूल्यों पर खरा उतरने की अपनी इच्छाओं को दिखाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत किया है। ब्रिटिश सरकार ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी किया है। असांजे जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आदेश में कहा गया कि अदालतों ने इस कदम को मानवाधिकारों के अनुकूल पाया है और इसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। असांजे के पास अपील करने के लिए 2 हफ्ते का समय है। असांजे की पत्नी स्टेला मॉरिस ने कहा, We're not at the end of the road here. We're going to fight this. We're going to use every appeal avenue. And we're going to fight. I'm going to spend every waking hour fighting for Julian until he's free, until justice is served. विकीलीक्स ने भी ट्वीट कर इस फैसले को प्रेस की स्वतंत्रता और ब्रिटेन के लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। चीन की नौसेना ने अपना 3रा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से चीन में डिजाइन और निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अपनी क्षमता में ये अमेरिका के सबसे बड़े पोत जितना बड़ा है। इसे कुछ समय पहले ही चीन की सेना में शामिल होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे अब शामिल किया गया है। और वेस्ट बैंक में जेनिन शहर में एक रेड के दौरान इजरायली सैनिकों ने 3 फलस्तीनियों की हत्या कर दी है। स्थानीय सूत्रों ने बीबीसी को पुष्टि की है कि तीनों लोग स्थानीय उग्रवादी समूहों के सदस्य थे। सेना का कहना है कि फलस्तीनियों ने पहले गोलियां चलाईं और उनकी कार में बंदूकें और गोला बारूद पाए गए। नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं लाइव। आज पूरे दिन की खास खबरें क्या थी आपने सुना, और अब एक पूरी खबर का विश्लेषण। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज विस्तार से इसी खबर पर बात करेंगे और हर पहलू की जानकारी देंगे। मेरे साथ हैं मेरे साथी अंजुम शर्मा। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दायरा आज कुछ और बढ़ गया।
तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद 14 लोग घायल भी हुए हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उग्र भीड़ ने स्टेशन को निशाना बनाया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। कई जगह ट्रेनों में भी आग लगा दी गई। बिहार पुलिस के मुताबिक सासाराम जिले में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। अंजुम शर्मा, आपने दिन भर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई रखी। 6, 7, 8 राज्य जहां से भी ये खबरें आ रही थी, आप लगातार देख रहे थे। क्या और रिपोर्ट है? वात्सल्य, जैसा आपने बताया कि पूरा दिन अलग अलग हिस्सों में क्या क्या हुआ, वैसे ही बिहार में प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर, दानापुर, लखीसराय समेत कई स्टेशनों पर ट्रेन में आग लगाई। आपने सासाराम की बात की, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। बिहार में बीजेपी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने बिहार की जो डेप्यूटी सीएम है वात्सल्य, रेणु देवी, उनका घर बेतिया में है, तो उनके जो घर है, आवास है, वहां पर हमला किया। रेणु देवी ने बीबीसी से खास बातचीत में क्या कहा, ये आगे आपको सुनवाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश के बलिया की बात कर लेते हैं। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की। अलीगढ़ में जो यमुना एक्सप्रेसवे जो वहां तक जाता है, वहां पर भी कई विरोध प्रदर्शन की खबरें आई। लेकिन विरोध प्रदर्शन की जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट बिहार से हम लोगों को मिली है, उसको देखने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं, उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से अपील की कि भाई आप हिंसक प्रदर्शन ना करें। इसी तरह प्रभावित जिलों में से एक जिला है आरा, जहां हमारी सहयोगी सीटू तिवारी ने कुछ लोगों से बात की। अग्निपथ मुद्दे पर जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, उसी पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक रिटायर्ड फौजी हैं। ये जो योजना है और जो बच्चों का प्रोटेस्ट या छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको आप किस तरीके से देख? प्रोटेस्ट ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ तोड़फोड़ ये मंजूर नहीं, ये गलत है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, मत भर्ती होइए फौज में। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जाना जरूरी नहीं, आप बहिष्कार कर दीजिए सरकार का, हमें 4 साल के लिए भर्ती नहीं होना है। फौज अगर कॉन्ट्रैक्ट पे होगी तो ये देश कभी चलने वाला नहीं है। आप 75% निकाल देंगे, क्या करेगा वो वहां से आने के बाद? बोल रहे हैं कि आसाम राइफल में दे देंगे। कितना लेगा आसाम राइफल? एक बिहार रेजिमेंट को भी पूरा नहीं कर पाएगा आसाम राइफल। छात्र जो है वो लगातार कह रहे हैं कि भाई आप ये 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, और पूर्व फौजी भी कह रहे हैं इसको आप वापस ले लें। सरकार को कुछ करना चाहिए, इस टूर ऑफ ड्यूटी को ख़त्म करके, और जो पुरानी भर्ती की प्रक्रिया थी वही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि छात्रों का भविष्य बने। और ये जो 4 साल वाला योजना है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 4 साल तो बच्चों को तैयारी करने में ही लग जाता है फौज में जाने के लिए, और वापस आएंगे 4 साल वहाँ जॉब करके, तो यहाँ आके क्या करेंगे? फिर वापस आके क्या करेंगे गांव में? 4 साल से ऐतराज क्या है? आप अपना नाम बताते हुए बताइए। मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह है। 4 साल तो हमको तैयारी करने में लग गया, और अब जो मेरी फिजिकल मेडिकल दोनों फिट हूँ। पिछला भर्ती जो मेरा रिफंड पोस्टपोन कर दिया गया, उसके लिए भी हम नहीं है। अब इसके कारण ये सब आक्रोश निकल रहा है। टीओडी में आप 4 साल का तो कर दे रहे हैं, 4 साल के बाद जो आप 25% लेंगे, उसमें हम लोग कैसे मान लें कि उसमें धांधली नहीं होगी? आज के हमारे भारत में अगर आपको एक छोटा सा काम भी करवाना, उसमें घूस और चाटुकारिता होती है। पूर्व मध्य रेलवे का जो 3:30 बजे तक का जो डेटा है, उसके मुताबिक 164 ट्रेन जो पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आती थी, उसको जो है वो रद्द किया गया है। तीसरा दिन आज बवाल का हो गया, और अब तो पूरे देश भर में फैल रहा है। ये बवाल आखिर कब थमेगा? 20 तारीख तक का है योजना कि हम लोग 20 तारीख तक बवाल करेंगे। टीओडी सरकार वापस ले और पुरानी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि हम लोग के जो फौज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन लोग की सपना पूरा हो जाए। नौजवान क्यों उग्र हो गए? आज बेरोजगारी की आलम चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो छात्र नौजवान रोड पर क्यों आए? क्यों आगजनी किए? क्यों ट्रेन जला रहे हैं? सरकारी संपत्ति को क्षति कर रहे हैं? ये अलग अलग स्वर है, लेकिन सरकार भी बार बार अपील कर रही है। और दरअसल अगर इसको पूरा व्यापक तौर पे देखें, तो रेल यात्री भी बहुत परेशानी में है। आज जब हम आरा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे, तो वहां पर नौजवान जो इस उम्र के लड़के हैं, उनको पुलिस जो है वो अंदर जाने से भी रोक रही थी। अंजुम शर्मा, जिस तरह से सीटू तिवारी बता रही थी, रेल यातायात पर असर हुआ है, यात्री परेशान हो रहे हैं, ट्रेनें जलाई गई हैं, संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। सरकार लगातार अपील कर रही है। विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ने के साथ सरकार और कई सारे मंत्री सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को अग्निपथ योजना का ऐलान करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत भर्ती जो की जा रही है, उसमें 1 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दी गई है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया
न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं सेना के अधिकारी भी लोगों को समझाने में लगे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन थम जाए इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। आज आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भी बात की। उन्होंने कहा कि जब युवा योजना को पूरी तरह समझ जाएंगे तब उन्हें विश्वास होगा कि ये स्कीम उनके और देश के और सेना के भी हित में है। उन्होंने भर्ती के बारे में भी जानकारी दी। अगली 2 दिन में सूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जहां तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। तो वात्सल्य, विरोध के बीच जिस तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जो बातें कही आपने वो सुनवाई हमारे लिसनर्स को, इसी तरह सरकार के जो मंत्री हैं और सांसद भी हैं वो भी लोगों को इस योजना के लाभ गिनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सैन्य अधिकारी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या कहा, सुन लेते हैं। हम कभी कभी ये भी बात करते हैं कि देखिए छोटे छोटे देश हैं जैसे इजराइल, हर नागरिक को वहां सेना की सर्विस करनी पड़ती है, कम से कम 2 साल अनिवार्य करनी पड़ती है और उसके बाद वो समाज में जाता है अपनी जो भी सर्विस करनी हो। मात्र 2% सैनिक वहां पे रखे जाते हैं। भारतीय सेना तो 25% सैनिकों को, अग्निवीरों को सेना में रहने का अवसर देगी और साथ साथ इतना शानदार पैकेज देगी। तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, बता रहे थे कि क्या क्या मिलेगा आपको। लेकिन विपक्ष भी है इस देश में वात्सल्य, और विपक्ष के नेता लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, जैसे युवा विरोध कर रहे हैं। तो AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि युवाओं का गुस्सा प्रधानमंत्री के खिलाफ है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि देश की जनता क्या चाहती है ये प्रधानमंत्री समझ नहीं रहे हैं, वो नहीं समझते। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। 1 रैंक 1 पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से 9 रैंक 9 पेंशन लेके आ गए और इसीलिए युवाओं में रोष है। चीन की देखिए स्थिति, पाकिस्तान की देखिए स्थिति, रूस की सेना की जो पद्धति है वो देखिए। ये इजराइल से कहां से ले आए? पहले अमेरिका से ले आए थे। किसानी के कानून नियम अमेरिका के आधार पर बनाएंगे हिंदुस्तान के। आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं समझ रहे? भारतवर्ष की संस्कृति को क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ पे नौजवान के दिल में क्या आशा आकांक्षा है उनको क्यों नहीं समझ रहे? प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं। अंजुम शर्मा, शिकायत हैं, सवाल हैं, शिकवे हैं, इसके अलावा सफाई भी दी जा रही है। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की भी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था जो लोग भी भंग करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जिनके घर पर आज हमला किया गया, उन्होंने इस हमले के बाद BBC संवाददाता विनीत खरे से बात की। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने जिन लोगों ने भी की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। घर में कितना नुकसान हुआ है आपके? नुकसान हुआ भैया, फोटो से आप पता कर लीजिए, बता लीजिए कि कितना नुकसान हुआ है। रेणुदेव जी, ये जो हिंसा हो रही है, हमने देखा है कि दूसरे प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर खरगोन में, जो हिंसा जो लोग करते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर तक चले हैं। हमारे यहाँ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हम डिमांड करते हैं कि होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। हर जगह जो आप लोगों ने फोटो लिया है, जो सहायता की है, उसमें कितने आतंकवादी हैं, तो हम आतंकवादी भी कह रहे हैं, उन सब पर सजा होनी चाहिए। ये कौन आतंकवादी आप किसे कह रही हैं जो हमला कर रहे हैं? आतंकवादी विपक्ष के लोग, हमारे जो है विपक्ष के जो पाल कर रखे हैं वही लोग हैं। और जो लोग हिंसा कर रहे हैं, आप कह रही हैं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की कड़ी? रूप से देखिए, वो बच्चे हमारे एजुकेशनल बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं, उनमें कुछ भी है, क्षमता है कि वो जो है छात्र जो है वो सेंसिटिव होते हैं, कभी ट्रेन को आग नहीं लगा सकते, वो कभी किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आग तो लगी है ना? तो आग तो लगा रहे हैं तो उसी में होगा ना। हमसे एकदम स्पष्ट हम बोले, हमको कोई चिंता नहीं है, हमारे पर कोई भी आरोप लगते रहे, लेकिन मैं स्पष्ट करती हूँ कि अच्छे छात्र जो है, अच्छे बच्चे हैं, वो नहीं है, ये जो है विपक्ष के गुंडे हैं। जैसा कि हमने यूपी में देखा, लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने इस तरह जो हिंसा में शामिल हैं उनके घरों को भी सबक सिखाना चाहिए? अगर
तो आपको लगता है कि इनके खिलाफ भी बुलडोजर का इस्तेमाल होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये जो है जब नहीं समझते हैं और नहीं करने वाले हैं, और पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया वात्सल्य उन्होंने, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो कह रही हैं कि कोई और करवा रहा है, और कोई करवा रहा है या नहीं हो रहा है इस पर हम आगे अपने लिसनर्स को सुनवाएंगे जो हमने खास बातचीत की है। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की शिकायतें भी बनी हुई हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कुछ युवाओं से बात की। मेरा नाम अमरेंद्र यादव है, मैं इंटर किया हूँ 2019 से, जो कि मेरी एज है, लेकिन फॉर्म डालने के बाद फिर से वैकेंसी आई नहीं। 2022 हो गया है, 4 साल से दौड़ते दौड़ते अभी भर्ती आई नहीं है। 4 साल से फौज में भर्ती नहीं आई है और आप लगातार रनिंग करते हैं। कितना दौड़ते हैं एक दिन में आप? एक दिन में सुबह में 5 किलोमीटर, शाम में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन भर्ती आ ही नहीं रही है। अग्निपथ जो फौज में भर्ती करने का प्लान है, जिसमें पहले 17.5 से 21.5 था, अब बढ़ा के 23 किया, उसके बारे में पता है आपको? 17.5 से 21 तो पहले से भी थी, लेकिन जो लड़के पहले फॉर्म भर चुके थे तो अब 21 से जो कि अब उनकी एज 23 हो गए थे, तो अब वो वाले नहीं देख पाते, इसलिए 21 से 23 कर दिया है, तो वो लड़के भी देख लेंगे। लेकिन उनमें से कुछ लड़के मतलब चले गए हैं कि ये आशा छोड़ दिए हैं कि अब एज बढ़ाएगी। ये जो अग्निपथ योजना है जी, जिस पर इतना विवाद उठ खड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि आप उसमें फिट बैठेंगे, वो आपके लिए सही है? नहीं सर, वो एकदम गलत है। हम लोग 4 साल से सर तैयारी कर रहे हैं, 4 साल दौड़ रहे हैं, उसके बाद 4 साल तैयारी करने के बाद अगर ज्वाइनिंग होगी भी 4 साल में रिटायर कर देंगे, फिर रिटायर करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? 25% जो उसमें से होंगे ज्वाइनिंग 45,000 लोगों में, उसमें सरकार कहती है उनको खपा लेंगे जी, तो और 75% कहाँ जाएंगे सर? 75% अगर सरकार ये करे कि हाँ वहाँ से रिटायर करने के बाद कहीं और दूसरी जगह उनको सेलेक्ट करे, तभी ना वहाँ से 4 साल निकलने के बाद फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये आप सुन रहे थे एक छात्र से बातचीत। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों को लेकर रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी से खास बातचीत। एक वेब सीरीज भी आई है द ब्रोकन न्यूज, उसकी बात भी करेंगे और बात क्रिकेट मैच की भी होगी। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को लेकर क्या कमेंट किए जा रहे हैं। अंजुम शर्मा, आप लगातार पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल पर, क्या लिख रहे हैं लोग? युवा आज फिर जुड़े हुए हैं वात्सल्य, जैसे रोज चूंकि ये मुद्दा ऐसा है तो युवाओं का जुड़ना लाजमी है। घनश्याम यादव वो कह रहे हैं कि सरकार बड़े अजब गजब से फैसले कर रही है और इसने देश को बड़े दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया। चारों तरफ अशांति है, असंतोष है, असुरक्षा का माहौल है, क्या होगा पता नहीं। इसी तरीके से कुलदीप सिंह जाखड़ हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ प्रावधान भले ही इस योजना के आपको रास ना आए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर उतर कर ऐसा करने लगें। वो एक तरीके से युवाओं को कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए। जी, शांति के बाद शेख फारूक अहमद भी शांति की जो बात की जा रही है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अभी शांति का आह्वान है और कई बार मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने की बात होती है। ये सवाल लगातार उठ भी रहे हैं और इस सवाल को लेकर ही बात की गई थी रेणु देवी से। उन्होंने भी जवाब दिया कि वो चाहती हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तम सरोज लिख रहे हैं कि इजराइल और भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये शायद उनको राज्यवर्धन सिंह राठौर को वो कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा था। जी, इसी तरीके से महबूब आलम दानवी हैं, वो कह रहे हैं कि देश की संपत्ति को नुकसान हुआ तब आपको दर्द नहीं हुआ। तो वो रेणु देवी का जो हमने इंटरव्यू सुनवाया वो उस पर कह रहे हैं कि उनको उनके घर पर जब हमला हुआ रेणु देवी के घर पर, तो उनको अब राजनीति इसमें समझ में आ रही है। तो दोनों तरीकों को आप बराबर रखिए। और जावेद इस्लाम कह रहे हैं कि इसराइल की आबादी इतनी कम है कि उसे अपनी तरह की सैनिक व्यवस्था बनाई गई है। भारत की आबादी इतनी बड़ी है तो उसमें अग्निपथ जैसी योजना जो है वो उनको अव्यावहारिक मालूम पड़ रही है। जी, कई सारे कमेंट्स हैं, लगातार आ रहे हैं और कई लोग एक ही कमेंट को बार बार भी कर रहे हैं। और हाँ, मैं ये बात कहने वाला था कि आप एक ही कमेंट एक बार करिए, बार बार कमेंट मत करिए। अब आगे बढ़ते हैं और वात्सल्य, जैसे कि कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, जैसे कि भाजपा के और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल युवा खुद नहीं उतर सकते हैं, कोई ना कोई बैक उनको दे रहा है, कहीं ना कहीं ये स्पॉन्सर्ड है। तो मैंने रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी से पूछा कि ये जो विरोध है क्या ये अपने आप उठा है या कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है वैसा ही है?
देखिए, ज्यादातर जो ये एजिटेशंस हो रही हैं ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हैं। आज ही बंगाल में शुरू हुआ है जो अपोजिशन रूल्ड है, मगर कल तो मेरे ख्याल 6 या 7 स्टेटों में जो हुआ वो सभी बीजेपी रूल्ड हैं। सो अगर स्पॉन्सर कर रही है बीजेपी अंदर से तो ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर ये नामुमकिन लगता है और ये स्पॉन्टेनियस हैं। और ये लोग जो हैं, ये यूथ जो हैं, ये अपने आप, हालांकि ये डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, इनका कोई लीडरशिप नहीं है। स्पॉन्टेनियस, लेकिन बिहार में ही बिहार में भी बीजेपी का ही रूल है और गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ। मैं नहीं सोचता कि नीतीश कुमार जी पॉलिटिकली इसको बैक करेंगे, ये यूथ को बैक करेंगे एजिटेशन करने में, क्योंकि घूम फिर के तो वो चीफ मिनिस्टर हैं और जिम्मेवारी तो स्टेट संभालने की उनकी है। क्या बिहार से बहुत ज्यादा संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं, ये भी एक कारण है? देखिए, जहाँ ये स्टेटों में ये एजिटेशन हो रही है, ये जिसको अंग्रेजी में कैचमेंट एरिया कहते हैं, ये डोमिनेंट एरियाज हैं जहाँ से भर्ती होती है। ये ट्रेडिशनली अंग्रेजों के टाइम से भी ये आउथ में भर्ती होती थी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसमें बिहार भी आता था। तो ये ट्रेडिशनली पिछले 100-150 साल से ये इंडियन फौज के, खास करके इंडियन आर्मी के, ये कैचमेंट एरियाज हैं। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पुराना अवध हुआ जो आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ। सरप्राइजिंगली पंजाब जो आम आदमी पार्टी की जहाँ सरकार है, वहाँ तो कोई एजिटेशन हुई नहीं। ये इतना बड़ा फैसला लिया गया, कौन रहा होगा इस पूरी योजना के पीछे? क्योंकि अगर मान लीजिए लंबे समय तक इस पे विचार विमर्श हुआ भी, जैसे सरकार भी कह रही है, बहुत लंबे समय तक उसने सोचा, आपने रातों रात एजिटेशन देखा, विरोध देखा और आपने एज बढ़ा दी? नहीं साहब, ये एज बढ़ाने की तो वैसे सरकार ने थोड़ी अक्लमंदी की है। पिछले 2-2.5 साल से, जब से ये कोविड वायरस चल रहा था, पेंडेमिक चल रहा था, तो ये भर्ती बंद थी। तो जो 2020 में एलिजिबल थे वो आज एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी 2 साल आयु बढ़ गई है। तो ये 21 की 23 की है इन्होंने, तो ये तो इन्होंने अक्लमंदी की है और ये डिमांड भी थी यूथ की। बाकी जो डिसीजन ली गई है ये पूरे अग्निपथ और अग्निवीर पर, ये तो बड़े आश्चर्य होता है, बड़ी हैरानगी होती है कि ये इतना बड़ा फैसला जो इन्होंने लिया है और एकदम इंट्रोड्यूस कर दिया है बगैर कोई पायलट प्रोजेक्ट या कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको इंडक्ट करना, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या आपको लगता है कि सेना में अब उस तरीके से आवाज शीर्ष नेतृत्व नहीं उठाता है? जैसे एक समय पे जनरल मानेकशॉ थे, उन्होंने मना कर दिया था कि आर्मी हमारी तैयार नहीं है अभी आक्रमण करने के लिए। यहाँ पर आप ये कह ही नहीं पा रहे हैं सरकार को कि अभी रुक जाइए? देखिए साहब, मैं मिलिट्री और डिफेंस को कवर करता हूँ, तो मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन में जिस सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर से बात की है, कोई भी सहमत नहीं है उस पर, कोई भी सहमत नहीं है। प्राइवेटली, पब्लिकली और कुछ बोलते हैं, प्राइवेटली और कुछ बोलते हैं, और ये बिल्कुल सहमत नहीं है। और मिलिट्री में और खास करके आर्मी में बहुत डिप्रेशन हुआ है कि नाम, नमक और निशान बोलते हैं। फौज का जो इथॉस है, फौज की जो पॉलिसी है, उसको खत्म करने की ये शुरुआत कर दी है इन सरकार ने। ये भी सुनने में आया है कि जो 25% इंडक्ट होंगे वो एक तरह थोड़े पॉलिटिकली अलाइंड होंगे सरकार के साथ, क्योंकि 4 साल सर्विस के बाद लोगों को पता लग जाता है कि आपकी सोच और आपका हुलिया और आपकी ज़मीर में क्या है, वो सरकार की सहमति में है। मुंह पर तैयार है लेकिन पीछे तैयार नहीं है, रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी आपको बता रहे थे। वात्सल्य, वेब सीरीज देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि जो आज रिलीज हुई है, जी उसको आज से टेलीकास्ट किया जा रहा है, लोग देख पा रहे हैं, ब्रोकन न्यूज, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, आपने उसकी समीक्षा भी सुन ली है, कैसी है बताएं? कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी और OTT प्लेटफॉर्म्स पर आमतौर पर बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ का ज़माना आ चुका है, और जिस पेशे में हम लोग हैं और जिस पे आप पूरा सुन रहे हैं और देखते हैं, लगातार न्यूज़ आप देखते हैं, जितने हमारे लिसनर्स हैं, तो जर्नलिज्म पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं वात्सल्य, बहुत सारी वेब सीरीज़ बनी हैं। तो उसी में से एक वेब सीरीज़ है द ब्रोकन न्यूज़, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इसमें है। तो हमने अपने एक्सपर्ट से यही जानना चाहा, फिल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी से, कि भाई कैसी है ये वेब सीरीज़?
BBC सीरीज प्रेस पर आधारित ब्रोकन न्यूज जो Z5 पर रिलीज हुआ है 8 एपिसोड सीरीज है और ये मीडिया की लाइफ को दर्शाता है। मीडिया, जी हाँ, खास तौर से टेलीविजन मीडिया। हिंदुस्तान में अगर आप कहें तो इतने सारे चैनल्स हैं कि सब लोग मीडिया को या तो दोषी मानते हैं या कहीं ना कहीं शाबाशी देते हैं। यहाँ पर 2 चैनल्स हैं, जोश 24/7 और आवाज़ भारती। आवाज़ भारती की एंकर और बॉस हैं सोनाली बेंद्रे यानी अमीना कुरैशी। मैं अमीना कुरैशी और आज की आवाज़ भारती में आप सभी का स्वागत है। और जोश 24/7 के हेड एंकर हैं जयदीप अहलावत यानी दीपंकर सान्याल। अब हमें ये दिखाते हैं ये लोग कि इसके पीछे क्या होता है, यानी न्यूज़ रूम के पीछे की कहानियां जो हैं वो अक्सर हमें नहीं पता चलती हैं। कौन सी स्टोरी को लेना है, कौन सी स्टोरी को नहीं लेना है, किस पर दबाव है, किस पॉलिटिशियन का दबाव है, किस इंडस्ट्रीज का दबाव है, ये सारी कहानियां आम जनता तक नहीं पहुंचती हैं। ब्रोकन न्यूज़ में ऐसी कई कहानियों पर पर्दाफाश करने के लिए एक 8 एपिसोड का ये सीरीज बनाया गया है। न्यूज़ बोरिंग होती है, मैं कहानियां बनाता हूँ। जहाँ एक तरफ करप्शन दर्शाता है, यानी पॉलिटिशियंस का करप्शन या माइनिंग डेटा का या रिपोर्टर्स की जो अंदरूनी आवाज़ है उसको लेके जो एक इमोशनल टर्मोइल चलता है उसको, या मीटू हर चीज़ को दर्शाता है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं एक क्राइम थ्रिलर बन के रह गया, यानी इसमें ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं एक थ्रिलर बनने जा रहा है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जब 8 एपिसोड्स आप देखते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ख़ास तौर से जो आखिर के एपिसोड्स हैं। अगर इसकी तारीफ के बारे में कही जाए तो ये मैं कहूँगा कि ब्रोकन न्यूज़ में ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं। सोनाली बेंद्रे की वापसी है। सोनाली बेंद्रे बहुत दिनों बाद आई हैं और शायद इस तरह का सीरियस रोल उन्होंने कभी नहीं किया है। वो अच्छी तो दिखती ही हैं, साथ में जो उनका किरदार है बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने बखूबी उसके साथ न्याय किया है। लेकिन जो जयदीप अहलावत हैं वो इस सीरीज़ की जान है, यानी जयदीप अहलावत को हमने पाताल लोक में देखा है, इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं। यहाँ पे एक रूथलेस टीवी एंकर बने हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे एक दर्द भी है। वो एक ब्रोकन होम से आए हैं, यानी डिवोर्स हो रहा है और वो डिसीजन जो ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूथलेस होने की वजह से ले रहे हैं। एक और यहाँ पे रिपोर्टर हैं राधा भार्गव यानी श्रिया पिलगांवकर, जिनका कैरेक्टर बहुत कुछ गिल्टी माइंड्स में जो एक बहुत ही कॉन्सेंशियस एक लॉयर का था उस तरह से उससे मिलता जुलता है। राधा भार्गव भी कुछ ऐसा कर दिखाना चाहती है कि सच की लड़ाई जारी रहे। नमस्कार, मैं राधा भार्गव और आप देख रहे हैं आज की आवाज़ भारती। तीनों किरदार और बाकी के कुछ और किरदार इतने जबरदस्त हैं कि आप इनको भूल नहीं सकते। ब्रोकन न्यूज़ शायद पहला ऐसा एक सीरीज है जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ सचमुच हम टेलीविजन जो हमारे बेडरूम्स में है, हमारे ड्राइंग रूम्स में है, उसमें जो काम कर रहे हैं, जो हमें एंकर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे की जिंदगी क्या हो सकती है, क्या इतनी चकाचौंध भरी है जैसे हम बॉलीवुड को समझते हैं। ब्रोकन न्यूज़ एक ज़बरदस्त सीरीज़ है और मैं चाहूँगा कि इसको सब लोग देखें। मैं इसको 5 में से 3 दूंगा। जब दीपंकर सान्याल बोलता है ना, पूरा देश सुनता है। Get the bloody facts, not your feelings. वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज के बारे में बता रहे थे फिल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी। और अब बातें खेल की। वात्सल्य, मैच चल रहा है। जी अंजुम शर्मा, राजकोट में मैच खेला जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 2020 का मुकाबला है। ये चौथा मुकाबला है। 3 मैच हो चुके हैं, 5 मैचों की कुल सीरीज है। आखिरी मैच खेला जाएगा बेंगलोर में। बेंगलोर में जाने के पहले भारतीय टीम के लिए आज का मैच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत 2-1 से पीछे है। अगर आज भारतीय टीम हार जाती है तो बेंगलोर में मैच का ज़्यादा कोई मायने नहीं होगा, सीरीज पहले ही साउथ अफ्रीका के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर आज भारतीय टीम जीतती है तो फिर भारत वहां डिसाइडर मैच के लिए जाएगा कि सीरीज किसके नाम होगी। दर्शकों की भी दिलचस्पी बनी रहेगी। लेकिन आज के मैच में क्या हो रहा है ये आप जानना चाहेंगे। टॉस जीता दक्षिण अफ्रीका ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 5 रन बना पाए। श्रेयस अय्यर आए, उसके बाद 4 रन वो बना पाए। ईशान किशन थोड़े लय में दिख रहे थे लेकिन वो भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 26 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, 1 छक्का भी जमाया, 27 रन बनाए। अभी कप्तान ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन जो रन गति है, तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं दोनों बल्लेबाज। लेकिन 20 गेंद का सामना कर चुके हैं। ऋषभ पंत बनाए हैं अभी तक सिर्फ 16 रन।
हार्दिक पांड्या ने भी 16 गेंदें खेली हैं और बनाए हैं सिर्फ 16 रन। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कसी गेंदबाजी हो और एकदम लाइव स्कोर ये है कि 11.4 ओवर हो चुके हैं, 71 रन और 3 विकेट गिरे हैं। जी, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।